सारे के सारे साथियों को नमस्कार। वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी की दुनिया में आज फिर से स्वागत है आपका। लास्ट लेक्चर के अंदर ईसीजी की जो नॉर्मल वैल्यू होती है या नॉर्मल जानकारी है वो अपन ने प्राप्त कर ली। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या होता है, ये अपन ने पढ़ लिया। एक नॉर्मल ईसीजी के अंदर कौन कौन सी वेव अपन को प्राप्त होती हैं ये जानकारी अपन ने प्राप्त कर ली। पी वेव होती है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है, टी वेव होती है। पी वेव के मिलने का कारण, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के मिलने का कारण, टी वेव के मिलने का कारण क्या होता है ये भी अपन ने डिस्कस कर लिया था। डीपोलराइजेशन की वजह से पी वेव मिलती है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स भी डीपोलराइजेशन की वजह से मिलता है और टी वेव रीपोलराइजेशन की वजह से प्राप्त होती है। ईसीजी के ग्राफ के अंदर जो बड़े वाले कॉलम होते हैं उन बड़े वाले कॉलम का समय अंतराल कितना होता है, बड़े कॉलम में छोटे कॉलम का समय अंतराल कितना होता है, पीआर इंटरवल का मतलब क्या होता है, ये सारी की सारी जानकारी अपन ने प्राप्त कर ली थी। तो नॉर्मल ईसीजी का फिनोमिना मैंने आपको बता दिया। अब चूंकि उसी पैटर्न को अपन थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो लास्ट लेक्चर के अंदर जो अपन ने डिस्कस किया था कि ईसीजी में सर्वप्रथम प्राप्त होने वाली पहली पॉजिटिव वेव का नाम है पी, उसके बाद मिलता है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और देन टी वेव। इस तरह की वेव हैं जो अपन को ईसीजी के अंदर प्राप्त होती है। तो यहां एक सवाल आपके मन में जरूर आया होगा कि सर ये पी वेव इस तरीके से क्यों मिलती है, ऊपर की साइड जाती है फिर नीचे की साइड आती है, फिर जब वेंट्रिकल का रिपोलराइजेशन होता है तो ये तीन तीन वेव कैसे मिलती हैं, क्यू मिली, फिर आर ऊपर की साइड गई, फिर एस नीचे की साइड आई और फिर रिपोलराइजेशन में ये पॉजिटिव वेव ऊपर की साइड क्यों मिलती है। तो ये इस तरह की वेव क्यों मिलती हैं, आखिर किस तरीके से बनती, इस तरह की वेव किस तरीके से बनती है उसकी जानकारी अपन को लेनी। अब उसकी जानकारी या ये आपके मन में आए हुए सवाल का आंसर देना अपन स्टार्ट करें उससे पहले आपको ये जानना होगा कि व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन का वास्तविक मतलब क्या होता है। हार्ट के अंदर अपन ने डिस्कस कर रहे हैं अपन लास्ट लेक्चर से कि हार्ट में इलेक्ट्रिक एक्टिविटी होती है, बोले तो करंट पैदा होता है, बोले तो इंपल्स पैदा होते हैं। तो जो करंट पैदा होता है आखिर वो पैदा क्यों होता है, हार्ट के अंदर इंपल्स किस तरीके से पैदा होते हैं, कौन सी इलेक्ट्रिक एक्टिविटी होती है, किसकी वजह से होती है। डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन का वास्तविक मतलब क्या होता है इसकी जानकारी अपन को लेनी है। हालांकि ऐसा तो कभी नहीं हुआ और ना ही शायद होगा कि डीपोलराइजेशन से संबंधित कोई क्वेश्चन आए। एक क्वेश्चन जरूर आया हुआ है कि निम्न में से कौन सा आयन हार्ट के रीपोलराइजेशन में अपना रोल प्ले करता है, कैल्शियम, सोडियम, क्लोराइड और पोटेशियम। क्वेश्चन यह भी बन सकता है कि डीपोलराइजेशन में कौन सा आयन अपना रोल प्ले करता है। तो जब इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं तो एक बेसिक सी नॉलेज आप अपन को होनी चाहिए कि वास्तविक मतलब क्या होता है। तो देखिए जानकारी लें, जैसा कि अपन ने डिस्कस किया था कि हार्ट के अंदर होती है एसए नोड। इसको अपन मान लें एसए नोड। इस एसए नोड में से एक छोटा सा टुकड़ा अपन बाहर निकाल लें और उस टुकड़े में पाई जाने वाली मायोकार्डियल सेल को अपन देखें तो मायोकार्डियल सेल में किस तरह की इलेक्ट्रिक एक्टिविटी होती। ये एक मायोकार्डियल सेल हो गई, ये इसके आगे दूसरी मायोकार्डियल सेल हो गई। मायोकार्डियल सेल अपन ने एसए नोड को लिया है, एसए नोड को लेने के बाद इसके एक टुकड़ा बाहर निकाला
और उस टुकड़े में ये जो सेल आपके सामने डायग्राम में मैंने बनाई है, जिसमें डीपोलराइजेशन अपन समझने वाले हैं, इस पर्टिकुलर सेल का नाम है मायोकार्डियल सेल। ऐसे नोड से उठाई है अपन ने ये सेल। इस मायोकार्डियल सेल में डीपोलराइजेशन का मतलब क्या होता है, ये मैं यहां आपको समझाने वाला हूं। ये नॉर्मल सेल होती है। इस नॉर्मल सेल का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ये नॉर्मल सेल होती है, इसका जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, बोले तो अंदर वाली मेम्ब्रेन का जो पोटेंशियल होता है वो नेगेटिव में होता है। लगभग एवरेज में अपन बात करें तो माना जाता है -90 होता है। कितना होता है? -90 होता है। तो ये जो मायोकार्डियल सेल होती है, इसकी अंदर वाली मेम्ब्रेन का मेम्ब्रेन पोटेंशियल -90 होता है, 90 होता है, -90। जब इस ऐसे नोड को कोरोनरी आर्टरी के द्वारा ब्लड सप्लाई होती है, तो देखें ब्लड सप्लाई के अंदर ब्लड में बहुत सारे आयन होते हैं। ब्लड में बहुत सारे आयन होते हैं। आयन के अंदर एक पर्टिकुलर आयन होता है सोडियम। तो यहां पर कुछ पर्टिकुलर चैनल होते हैं और सोडियम यहां पर एंटर कर जाता है। कौन सा आयन एंटर करता है? जैसे ही ब्लड सप्लाई होती है तो कौन सा आयन मायोकार्डियल सेल में एंटर कर जाता है? सोडियम। सोचो आप, सोडियम किस तरह का आयन है? तो आंसर है कि सर पॉजिटिव आयन है। इसका मतलब है पॉजिटिव आयन सेल के अंदर एंटर कर रहे, पॉजिटिव आयन सेल के अंदर एंटर कर रहे हैं, तो इसका जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो कम नेगेटिव होने लग जाएगा, यानी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाने लग जाएगा। और नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाना, इसका मतलब -90 से होगा -80, -80 से होगा -70। देखें ये जो -70 वोल्टेज है, ये जो -70 वोल्टेज होता है, इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड वोल्टेज। इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड वोल्टेज। अब यहां पर आप क्वेश्चन करेंगे कि सर थ्रेशोल्ड का क्या मतलब होगा? थ्रेशोल्ड का क्या मतलब होगा? देखो थ्रेशोल्ड का मतलब होगा कि जैसे ही इसका वोल्टेज -70 पे जाएगा, जैसे ही इसका वोल्टेज -70 पे जाएगा, तो यहां पर होते हैं सोडियम चैनल, वो ओपन हो जाते हैं। जैसे ही इसका वोल्टेज -70 पे जाएगा, नॉर्मली वोल्टेज कितना है सेल का? आंसर है -90 है। 2-4 जबरदस्ती आयन घुस गए, कौन से? सोडियम। सोडियम जैसे ही एंटर हुए, सेल का वोल्टेज कम नेगेटिव होने लगा या पॉजिटिव की तरफ जाने लगा, तो -90 से -80, -80 से -70, -70 को थ्रेशोल्ड का वोल्टेज बोला जाता है इस सेल के लिए। और थ्रेशोल्ड का मतलब होता है इस पर्टिकुलर सेल में पाए जाने वाले सोडियम चैनल ओपन हो जाते हैं। और जैसे ही सोडियम चैनल ओपन होते हैं, सोडियम आयन की एंट्री स्टार्ट हो जाती। सोचो सोडियम आयन की एंट्री स्टार्ट हुई, इसका मतलब सेल फिर से कम नेगेटिव होने लगी, -60, -50, -40, -30, -20, -10, 0, +10, +20। यानी सेल का जो वोल्टेज था -90 से, वह लगातार सोडियम के एंट्री की वजह से पॉजिटिव पे पहुंच गया। तो यहां वोल्टेज पोटेंशियल के बारे में बात करें तो सेल इनिशियली नेगेटिव थी, सेल इनिशियली नेगेटिव थी, तो ये इलेक्ट्रिकली नेगेटिव सेल का, इलेक्ट्रिकली नेगेटिव सेल का पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाना। देखें इलेक्ट्रिकली नेगेटिव सेल का वोल्टेज यहां पर कैसा था? सेल का आंसर है नेगेटिव। और यहां तक पहुंचा तो वोल्टेज कैसा हो गया? आंसर है पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रिकली नेगेटिव सेल का इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाना, दिस कंडीशन इज नोन एज डीपोलराइजेशन। दिस कंडीशन इज नोन एज डीपोलराइजेशन। फिर से समझें, ऐसे नोड में इंपल्स किस तरीके से पैदा होते हैं, ये मैं आप साथियों को समझा रहा हूं। ऐसे नोड का एक टुकड़ा मैंने बाहर निकाल लिया, उस टुकड़े के अंदर पाई जाने वाली मायोकार्डियल सेल को आप देख रहे हैं।
जब ऐसे नोड को ब्लड सप्लाई होगी, इसका मतलब मायोकार्डियल सेल को ब्लड सप्लाई होगी, तो ब्लड सप्लाई में जबरदस्ती 2-4 सोडियम आयन की एंट्री हो जाएगी सेल के अंदर। चूंकि सेल का अंदर का वोल्टेज कितना है, -90, और जब पॉजिटिव आयन इसमें एंटर करेंगे तो -90 से -80, -70 को थ्रेशोल्ड वोल्टेज के नाम से जाना जाता है। जब जैसे ही -70 वोल्टेज आएगा, ये जो सोडियम के चैनल पहले ब्लॉक थे पूरी तरीके से, वो सारे के सारे खुल जाएंगे। अब आसानी से सोडियम सेल के अंदर एंटर होने लग जाएगा। सेल में सोडियम एंटर होने लगा तो वोल्टेज -70 से -60, -50, -40, -30, -20, -10, 0, +10, +20, यानी नेगेटिवली जो सेल है, चार्ज सेल, वह पॉजिटिवली चार्ज सेल के अंदर कन्वर्ट हो गई। दैट इज नोन एज द डीपोलराइजेशन। इट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ डीपोलराइजेशन। आगे बढ़े अपन, डीपोलराइज हो गई सेल। अब डीपोलराइज होने के साथ जैसे ही इसका वोल्टेज +20, +30 तक पहुंचता है, इस सेल के अंदर 2 चैनल और होते हैं। इस सेल के अंदर 2 चैनल और होते हैं। कौन से चैनल होते हैं? कौन से चैनल होते हैं, उनको बनाएं अपन। देखें, एक तो होते हैं कैल्शियम चैनल, एक तो होते हैं कैल्शियम चैनल, और एक होते हैं पोटेशियम चैनल। एक तो होते हैं कैल्शियम चैनल और एक होते हैं पोटेशियम चैनल। ये तो पोटेशियम चैनल हो गए। ये जो ग्रीन कलर से अपन ने बनाए हैं, ये कैल्शियम चैनल हो गए। जैसे ही सेल का वोल्टेज +20 या +30 तक पहुंचता है, +20 या +30 तक पहुंचता है, इसके पहुंचने के पश्चात सेल में कैल्शियम और पोटेशियम दोनों चैनल ओपन हो जाते हैं। सेल में कैल्शियम और पोटेशियम दोनों चैनल ओपन हो जाते हैं। जैसा कि आप सभी साथियों को भली भांति पता है कि सेल के अंदर प्रचुर मात्रा में होता है पोटेशियम। सेल में प्रचुर मात्रा में होता है पोटेशियम। इंट्रासेलुलर कंपोनेंट होता है, तो पोटेशियम तो सेल से बाहर जाने लग जाता है। पोटेशियम तो सेल से बाहर जाने लग जाता है पोटेशियम चैनल के द्वारा, और ये जो कैल्शियम होता है यह सेल में अंदर आने लग जाता है। कैल्शियम सेल में अंदर आने लग गया, पोटेशियम सेल से बाहर जाने लग गया। सीधा सा मतलब है, एक पॉजिटिव आयन अंदर आ रहा है, एक पॉजिटिव आयन बाहर जा रहा है। तो पॉजिटिव अंदर, पॉजिटिव बाहर, पॉजिटिव अंदर, पॉजिटिव बाहर। बताओ, वोल्टेज में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ये यहां पर स्थिर फेज चलेगा, यहां पर स्थिर फेज चलेगा। वोल्टेज में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं आएगा, स्ट्रेट चलेगा, क्योंकि पॉजिटिव आयन अंदर आ रहा है, पॉजिटिव आयन बाहर जा रहा है। पोटेशियम सेल में प्रचुर मात्रा में है, तो पोटेशियम सेल से बाहर जाता है और कैल्शियम की अंदर एंट्री होती है, तो वोल्टेज में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं आता। बट यह माना जाता है कि ये जो कैल्शियम चैनल होते हैं यह शॉर्ट एक्टिंग होते हैं। कैल्शियम चैनल होते हैं यह शॉर्ट एक्टिंग होते हैं। शॉर्ट एक्टिंग का मतलब कुछ ही देर में यह बंद हो जाते हैं। कुछ ही देर में कैल्शियम चैनल बंद हो जाते हैं। इनके बंद होने के बाद भी पोटेशियम चैनल खुले रहते हैं, और पोटेशियम चैनल खुले रहते हैं तो पोटेशियम का सेल से बाहर जाना लगातार जारी रहेगा। सेल का बाहर जाना लगातार जारी रहेगा। सोचो, पोटेशियम सेल से बाहर जा रहा है, पॉजिटिव आयन बाहर जा रहा है। सेल का वोल्टेज कितना लिखा है अपन ने यहां पर? +20। सोचो, +20 से अब कितना होगा? पॉजिटिव बाहर जाएगा, +10, 0, -10, -20, -30, -40, -50, -60, -70, -80, -90। पोटेशियम लगातार बाहर जाता रहेगा जब तक कि वोल्टेज -90 नहीं हो जाए। तो फिर से वही परिस्थिति आ गई, ये जो सेल है पॉजिटिव से वापस नेगेटिव में कन्वर्ट हो गई। सेल है पॉजिटिव से वापस नेगेटिव में कन्वर्ट हो गई। इस सेल का पॉजिटिवली चार्ज से
नेगेटिवली चार्ज में कन्वर्ट होना, इट इज नॉन एज रीपोलराइजेशन। इट इज नॉन एज रीपोलराइजेशन। तो व्हाट इज द डीपोलराइजेशन? डीपोलराइजेशन का मतलब नेगेटिवली चार्ज सेल का पॉजिटिवली चार्ज सेल में कन्वर्ट होना डीपोलराइजेशन कहलाता है। उसके अलावा पॉजिटिवली चार्ज सेल का नेगेटिवली चार्ज सेल में कन्वर्ट होना रीपोलराइजेशन कहलाता है। यहां पर इसको सिंप्लीफाई करके मैं बताऊं, एक मायोकार्डियल सेल के अंदर 3 तरह के चैनल, सोडियम चैनल, पोटेशियम चैनल, कैल्शियम चैनल। कैल्शियम चैनल और पोटेशियम चैनल कब खुलेंगे? जब सेल का वोल्टेज पॉजिटिव होगा। जब सेल का वोल्टेज पॉजिटिव होगा तो पोटेशियम चैनल और कैल्शियम के चैनल खुल जाएंगे। सोडियम के चैनल कब खुलेंगे? जब इसका वोल्टेज थ्रेशोल्ड पे आएगा। थ्रेशोल्ड कितना मान रहे हैं अपन? -70 मान रहे हैं। कौन से चैनल हैं जिनको शॉर्ट एक्टिंग कहा जाता है? कैल्शियम चैनल। थोड़ी देर खुलते हैं, उसके बाद स्वतः ही बंद हो जाते हैं, इनको शॉर्ट एक्टिंग माना जाता है। डीपोलराइजेशन का मतलब क्या है? नेगेटिवली चार्ज सेल का पॉजिटिवली चार्ज सेल में कन्वर्ट होना डीपोलराइजेशन कहलाता है। उसके अलावा पॉजिटिवली चार्ज सेल का वापस से नेगेटिवली चार्ज सेल में कन्वर्ट होना रीपोलराइजेशन कहलाता है। क्या समझाया मैंने आपको? समझाया यह कि सेल का रेस्टिंग एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल -90 होता है। ब्लड के माध्यम से 2-4 सोडियम चैनल जब इसमें एंटर करते हैं तो -90 से -80 -70 हो जाता है। -70 का थ्रेशोल्ड हो गया। अब थ्रेशोल्ड होने के बाद सोडियम चैनल खुल जाते हैं, सोडियम की इसमें एंट्री होने लग जाती है। सोडियम की एंट्री इसको कम नेगेटिव करेगी या मैं बोलूं तो पॉजिटिव करेगी, तो -70 से ये +20 तक पहुंच जाता है। जैसे ही +20 तक पहुंचता है, सोडियम के चैनल तो बंद हो जाएंगे और ये 2 चैनल खुल जाएंगे। कौन कौन से? कैल्शियम और पोटेशियम। इसके बाद होगा ये कि सेल के अंदर से पोटेशियम सेल के बाहर जाता रहेगा और सेल के बाहर से कैल्शियम अंदर आता रहेगा। इसका मतलब पॉजिटिव अंदर पॉजिटिव बाहर, सेल के वोल्टेज में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यह स्थिर चलेगा। उसके बाद कैल्शियम चैनल चूंकि शॉर्ट एक्टिंग है तो बहुत जल्दी से ये बंद हो जाएंगे, पर पोटेशियम चैनल बंद नहीं होंगे। सेल के अंदर से पोटेशियम का बाहर जाना लगातार जारी रहेगा और उसके बाद +20 से +10 ऐसे घटते हुए ये वापस से -90 तक पहुंच जाएगा और पॉजिटिवली चार्ज सेल का नेगेटिवली चार्ज सेल में कन्वर्ट होना यह कहलाएगा रीपोलराइजेशन। तो नेगेटिव का पॉजिटिव में बदलना डीपोलराइजेशन और पॉजिटिव का नेगेटिव में बदलना रीपोलराइजेशन कहलाता है। तो इट इज द मीनिंग ऑफ डीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन यानी इसका मतलब यह है एक सेल में डीपोलराइजेशन हुआ। डीपोलराइजेशन का मतलब है यह सेल पॉजिटिवली चार्ज हो गई। इस पॉजिटिवली चार्ज सेल में बहुत सारे आयन हैं, सोडियम एंटर किए हैं, तो यहां पर होती है इलेक्ट्रिक विंडोज। यह सोडियम यहां से यहां एंटर कर जाता है। इसके भी वही हाल है -90, और जब सोडियम इसमें आएगा तो यह सेल भी पॉजिटिव हो जाएगी, फिर यहां से आगे एंटर करेगा। इसका मतलब एक सेल का डीपोलराइजेशन दूसरी सेल को डीपोलराइज करेगा, दूसरी से तीसरी में, और इस तरीके से सारे के सारे फाइबर में डीपोलराइजेशन हो जाएगा। सेम उसी तरीके से एक सेल का रीपोलराइजेशन दूसरी सेल को रीपोलराइज करेगा और सारी सेल में रीपोलराइजेशन हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से डीपोलराइजेशन रीपोलराइजेशन की मैकेनिज्म चलती है। पीपीटी के माध्यम से समझ लें इसको आप। डीपोलराइजेशन वर्सेज रीपोलराइजेशन देखें, यह बताया मैंने आपको। डीपोलराइजेशन में इट इज द मीनिंग ऑफ डीपोलराइजेशन। गौर से समझे आप। यहां देखें, ये सेल का एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, ये -90। यहां सेल में सोडियम की एंट्री होने लगी, -80 -60 -40 -20 0 +20। यहां तक जैसे ही पहुंचा 2 तरह के चैनल ओपन हो गए, कैल्शियम चैनल और पोटेशियम चैनल। पोटेशियम बाहर जाता रहा, कैल्शियम अंदर आता रहा, तो ये प्लेटो फेज हो गया, स्थिर फेज हो गया। फिर कैल्शियम चैनल बंद हो गए, पोटेशियम का जाना जारी रहा, वापस से सेल -90 में पहुंच गई, वापस से -90 में पहुंच गई। तो नेगेटिवली चार्ज सेल का
पॉजिटिव में कन्वर्ट होना ये तो कहलाता है डीपोलराइजेशन, और पॉजिटिवली चार्ज सेल का नेगेटिव में कन्वर्ट होना ये कहलाता है रीपोलराइजेशन। अब क्वेश्चन यहां पर बनता है, डीपोलराइजेशन कौन से आयन ने कराया? डीपोलराइजेशन, देखो ये डीपोलराइजेशन हुआ, कौन से चैनल का? रोल सोडियम। रीपोलराइजेशन किसने कराया? तो कैल्शियम अंदर, पोटेशियम बाहर। ये तो स्थिर फेज है, रिफ्रैक्टरी फेज, प्लेटो फेज। यहां वापस से नेगेटिव हुआ, पोटेशियम बाहर गया, पोटेशियम बाहर गया इसलिए नेगेटिव हुआ। तो रीपोलराइजेशन किसने कराया? पोटेशियम ने। दो क्वेश्चन हैं जो बनेंगे, डीपोलराइजेशन के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? ये देखो लिखा हुआ है सोडियम चैनल। डीपोलराइजेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? आंसर है सोडियम चैनल। सेम उसी तरीके से रीपोलराइजेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? रीपोलराइजेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं पोटेशियम चैनल। तो क्वेश्चन यदि बनेगा तो केवल इतना सा बनेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन कौन सा आयन कराता है? आंसर है सोडियम। रीपोलराइजेशन कौन सा आयन कराता है? आंसर है पोटेशियम। ये आया हुआ क्वेश्चन है आपके एग्जाम का। विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रीपोलराइजेशन, और आंसर है इसका पोटेशियम। इज दैट क्लियर? तो इट इज द मीनिंग ऑफ डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन। क्लियर है? अब यहां से अपन आगे बढ़े, ये आपने समझ लिया। अब अपन को समझना है कि जो वेव प्राप्त होती हैं वो किस तरीके से प्राप्त होती। देखें, ये हर्ट है, ये ह्यूमन बॉडी, ये ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में अपन बात करें, एक साइड में अपन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लगाते हैं, एक साइड में अपन नेगेटिव इलेक्ट्रोड लगाते हैं। देखिए गौर से समझे, ह्यूमन बॉडी है, हर्ट है, एक साइड में अपन नेगेटिव इलेक्ट्रोड लगाते हैं, एक साइड में अपन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लगाते हैं। जब इसमें करंट का फ्लो होता है, जब हर्ट में करंट पैदा होता है, और करंट यदि बन रहा है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, करंट कहां से कहां बन रहा है? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। इससे वेक्टर बनते हैं, इसको बोलते हैं कार्डियक वेक्टर। करंट का फ्लो कहां से कहां हो रहा है? यदि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ हो रहा है तो वेक्टर पॉजिटिव होगा। वेक्टर कैसा होगा? पॉजिटिव। और यदि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हो रहा है तो वेक्टर होगा नेगेटिव। देखें किस तरीके से डीपोलराइजेशन अपने हर्ट के अंदर चलता है। सबसे पहले तो मैं आपको समझाऊं, ईसीजी की जो मशीन होती है, ये ईसीजी की मशीन होती है, इसके अंदर लगा होता है गैल्वेनोमीटर। ईसीजी की मशीन में लगा होता है गैल्वेनोमीटर। अब आप कहेंगे कि सर ये क्या होता है? तो आप सारे के सारे साथियों ने जो टीवी रिपेयरिंग है, रेडियो रिपेयरिंग है, इनकी दुकान पर देखा होगा, एक मशीन होती है जिसमें एक ग्रीन और एक शायद रेड होती है, उन दोनों को टच करते हैं, एक सुई होती है जिसका रिफ्लेक्शन होता है। जब कोई आईसी खराब हो जाती है टीवी की तो दोनों लीड को लगा के चेक करते हैं, रिफ्लेक्शन हो रहा है तो सही है, रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा तो इसका मतलब खराब है, ये वाला पार्ट खराब है, उसको नया लगा देते हैं। शायद मेमोराइज हो रहा होगा, एक मशीन होती है, वो गैल्वेनोमीटर होता है जिसमें दो सुई होती है। तो उसी गैल्वेनोमीटर के सिद्धांत पर काम करती है ईसीजी। इस ईसीजी में गैल्वेनोमीटर लगा होता है। वो सुई कुछ इस तरीके से होती, इस तरीके से।
इधर की साइड में +10, +20, +30, +40, +50, इधर -10, -20, -30, -40, -50। जब पॉजिटिव करंट होगा तो सुई ऊपर की साइड घूमेगी और जब नेगेटिव होगा तो सुई नीचे की साइड घूमेगी। पॉजिटिव होगा तो ऊपर की साइड जाएगी, नेगेटिव होगा तो नीचे की साइड जाएगी। तो देखें, यह गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, यह गैल्वेनोमीटर की सुई है, यह गैल्वेनोमीटर की सुई है। इसके नीचे ग्राफिकल पेपर चल रहा है, इसके पीछे चल रहा है यह ग्राफ, इस तरीके से ग्राफ चल रहा है ईसीजी का। यह गैल्वेनोमीटर की सुई है, इसके मूवमेंट होते हैं, इसके मूवमेंट होते हैं ऊपर की साइड, नीचे की साइड, और जैसे जैसे मूवमेंट होते हैं ये ग्राफ पर छपता रहता है। ऊपर की साइड का मतलब पॉजिटिव वेक्टर बन रहा है, फिर ये नीचे जाएगा, स्थिर हो जाएगा, फिर यदि नेगेटिव में होना है तो और नीचे जाएगा, पॉजिटिव। इस तरीके से गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है ईसीजी की मशीन में। यह गैल्वेनोमीटर ईसीजी की मशीन में लगा हुआ है, ये कभी ऊपर फिर नीचे, इसका मतलब ऊपर की साइड जा रहा है तो पॉजिटिव वेव है, पॉजिटिव करंट आ रहा है, फिर नीचे जा रहा है तो नेगेटिव करंट आ रहा है, फिर पॉजिटिव आ रहा है, फिर नेगेटिव आ रहा है। तो ये सुई घूमती रहती है और ये जो सुई घूमती है वो ग्राफिकल पेपर पर छपता रहता है, इस वजह से अपन को इस तरह की वेव मिलती। अब ये जो कार्डियक वेक्टर हैं, ये एक एक सेल का वोल्टेज अपन को समझना होगा, जो काफी जटिल है। इसको सिंप्लीफाई करके मैं बताऊं, अपन ने जो डिस्कस किया देखें, इसको समझ गए होंगे शायद आप। ईसीजी में ये इस तरह की वेव क्यों बनती है, ईसीजी में इस तरह की वेव का निर्माण क्यों होता है, ईसीजी में कौन सी मशीन लगी हुई है, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, जो रिपेयरिंग वालों के पास, टीवी रिपेयरिंग वालों के पास मशीन आपने शायद कभी ना कभी देखी होगी, कभी अपन भी कुछ रिपेयर कराने गए होंगे, उसके अंदर सुई के मूवमेंट होते हैं। तो यहां भी जब ये पर्टिकुलर सुई है, इसके नीचे ग्राफ चलेगा तो सुई मूवमेंट कर रही है, पॉजिटिव एक्टिविटी, नेगेटिव एक्टिविटी, ये मूवमेंट कर रही है और वो सारी एक्टिविटी उस ग्राफिकल पेपर पर छप जाती है। कौन सा कार्डियक वेक्टर कब बनता है, इसको सिंप्लीफाई करके बताऊं। सबसे पहले इंपल्स जनरेट होते हैं ऐसे नोड में, सबसे पहले इंपल्स जनरेट होते हैं ऐसे नोड में, ऐसे नोड से यह जाते हैं एवी नोड, एवी नोड डीपोलराइजेशन की बात कर रहे हैं। उसके बाद ये पूरे के पूरे एट्रियम का डीपोलराइजेशन हो जाता है, पूरे के पूरे एट्रियम का डीपोलराइजेशन हो जाता है। ये जो एट्रियम का डीपोलराइजेशन होता है, यहां पॉजिटिव करंट पैदा होता है, इसका वेक्टर इस साइड में बनता है। दोनों के दोनों एट्रियम के डीपोलराइजेशन से वेक्टर इस साइड में बनेगा, और इस साइड में वेक्टर बनने का मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ बन रहा है, तो एट्रियल डीपोलराइजेशन में अपन को पॉजिटिव वेव मिल जाएगी पी। कौन सी वेव अपन को प्राप्त हो जाएगी, पी वेव, पी वेव अपन को प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद ये इंपल्स नीचे जाते हैं, ये सेप्टम है, ये इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम है। सबसे पहले अपन यूं बात करें, इस सेप्टम का डीपोलराइजेशन होता है, इस सेप्टम का डीपोलराइजेशन होता है। सेप्टम के डीपोलराइजेशन में इसका कार्डियक वेक्टर, देखो फिर बता रहा हूं ये काफी जटिल है, अपन को एक एक सेल को समझना होगा, जो बेसिकली बाद में भी अपने लिए यूजलेस होगा। तो इसको सिंप्लीफाई करके समझे केवल काम की चीजें। सबसे पहले सेप्टम का डीपोलराइजेशन होता है, और सेप्टम के डीपोलराइजेशन में कार्डियक वेक्टर इधर की साइड बनता है। इधर की साइड बनने का मतलब है पॉजिटिव से नेगेटिव वाली साइड बन रहा है। सेप्टल का डीपोलराइजेशन हो रहा है, इसलिए जो गैल्वेनोमीटर है उसकी सुई नीचे जाती है, और नीचे जाने का मतलब है अपन को वेव प्राप्त होती है क्यू। कौन सी वेव प्राप्त होती है, क्यू। उसके बाद पूरे के पूरे वेंट्रिकल का, पूरे के पूरे वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन होता है। बताओ, पॉजिटिव करंट पैदा हो गया और वेंट्रिकल लार्जेस्ट चैम्बर है, इसका मतलब है अब जो ये मैक्सिमम पार्ट का डीपोलराइजेशन होगा उससे मैक्सिमम करंट पैदा होगा, और इसका कार्डियक वेक्टर बनता है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। और इस वेक्टर में मैक्सिमम करंट पैदा होने की वजह से गैल्वेनोमीटर की सुई ऊपर की साइड जाएगी, और ऊपर की साइड जाने का मतलब है यहां पर अपन को वेव प्राप्त होगी आर।
कौन सी वेव प्राप्त होगी? आर। सबसे पहले तो सेप्टम का डीपोलराइजेशन हो गया, उसके बाद मेजर पोर्शन का हो गया, फिर ये जो लास्ट में बेस बचता है, बेस, इसका भी डीपोलराइजेशन होता है। और इसका डीपोलराइजेशन जब होगा, इसका डीपोलराइजेशन जब होगा तो इसका वेक्टर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बनेगा। और पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बनने का मतलब गैल्वेनोमीटर की सुई नीचे की साइड जाएगी, नीचे का मतलब है नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब अपन को वेव प्राप्त होती है एस। कौन सी? एस। इस वजह से बनता है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। देखो इसको फिर से समझो, ये आपके सामने वेंट्रिकल का डायग्राम है। सबसे पहले तो इस सेप्टम का डीपोलराइजेशन होगा, इस सेप्टम का डीपोलराइजेशन होगा, इस सेप्टम के डीपोलराइजेशन से वेव मिलेगी क्यू। कौन सी वेव? क्यू, क्योंकि यहां वेक्टर उल्टा बन रहा है इसलिए क्यू वेव मिलती है। फिर ये मेजर पोर्शन का डीपोलराइजेशन होगा, इस मेजर पोर्शन के डीपोलराइजेशन में मैक्सिमम करंट पैदा होगा जिससे वेव मिल रही है अपन को आर। कौन सी वेव मिल रही है? आर। उसके बाद ये बेस का डीपोलराइजेशन होगा जिसका भी नेगेटिव वेक्टर बनेगा जिससे वेव मिलती है एस। तो ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आना लाजमी है कि सर एट्रियम के डीपोलराइजेशन से केवल एक वेव मिली और वेंट्रिकल के डीपोलराइजेशन से तीन तीन वेव मिली, तो तीन फेज में हो रहा है, तीन फेज में हो रहा है। वेंट्रिकुलर सेप्टम का हो रहा है, क्यू वेव मिल रही है, फिर मेजर वेंट्रिकुलर पोर्शन का हो रहा है, आर वेव मिल रही है, फिर बेस ऑफ वेंट्रिकल का हो रहा है जिससे एस वेव मिल रही है। जो पॉजिटिव वेव मिल रही है इसका मतलब जो कार्डियक वेक्टर है वो पॉजिटिव बन रहा है। ध्यान रखने वाली बात है, कार्डियक वेक्टर कैसा बन रहा है? पॉजिटिव। मीनिंग ऑफ पॉजिटिव, नेगेटिव से वेक्टर पॉजिटिव की तरफ जा रहा है उसको पॉजिटिव बोलते हैं, जो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है उसको नेगेटिव बोलते हैं। इस तरीके से ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है। उसके बाद इसका रीपोलराइजेशन होता है, उसके बाद इसका रीपोलराइजेशन होता है, परंतु रीपोलराइजेशन में ये जो वेक्टर बनता है वह इस साइड में बनता है। इस साइड में बनने का मतलब कहां से? नेगेटिव से पॉजिटिव। तो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन होगा उस पर्टिकुलर गैल्वेनोमीटर का, तो जैसे ही रीपोलराइजेशन होगा अपन को वेव मिल जाएगी टी। लेकिन टी वेव में ऐसे नहीं जाना है कि सर नेगेटिव करंट होता है, ये फिर एक एक सेल को समझना होता है, क्योंकि दो नेगेटिव से जब नेगेटिव क्रॉस होता है तो पॉजिटिव बन जाता है। तो जो सुई का मूवमेंट होता है वो पॉजिटिव की तरफ जाता है, क्योंकि यहां डीपोलराइजेशन में सेल नेगेटिव हो जाती है और डीपोलराइजेशन में पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव पॉजिटिव मिलते हैं तो भी पॉजिटिव की तरफ रिफ्लेक्शन होता है पर्टिकुलर गैल्वेनोमीटर का। तो इस तरीके से वेव अपन को प्राप्त होती है। तो शायद ये ज्ञान आपको हुआ। कार्डियक वेक्टर को छोड़ दें, केवल ध्यान रखने वाली बात है, ऊपर वेव जा रही है तो पॉजिटिव वेक्टर बन रहा होगा, नीचे जा रही है तो नेगेटिव वेक्टर बन रहा होगा। दैट्स ऑल। पी वेव अपन को सिंगल मिली, पॉजिटिव वेक्टर बना। क्यूआरएस में तीन तीन क्यों मिली? इसका तीन फेज में हुआ, सेप्टम का हुआ, मेजर वेंट्रिकल का हुआ, फिर बेस का हुआ। सेप्टम का हुआ तो मिली क्यू, मेजर वेंट्रिकल का हुआ तो मिली आर, और फिर बेस का हुआ तो अपन को मिली एस। और उसके बाद रीपोलराइजेशन में भी पॉजिटिव डिफ्लेक्शन हुआ जिससे अपन को वेव मिलती है टी। इस तरीके से ये अलग अलग वेव अपन को प्राप्त होती है। यानी यहां पर मैंने आपको सिखा दिया ये इस तरीके से कैसे बनती हैं वेव। तो गैल्वेनोमीटर लगा होता है ईसीजी की मशीन में, गैल्वेनोमीटर लगा होता है ईसीजी की मशीन में। इस सिद्धांत पर काम करती है ईसीजी। इस तरह की सुई उसके अंदर होती है। जब ग्राफ इसके नीचे से गुजरता है, ग्राफ इसके नीचे से गुजरता है तो इसका मूवमेंट होता है, इसका मूवमेंट होता है, वह मूवमेंट इस ग्राफ पर छप जाता है जिससे वेव अपन को प्राप्त हो जाती है। यदि उसमें कोई गड़बड़ आ रही है तो अपन समझ सकते हैं कि हर्ट में कहीं ना कहीं किसी तरह का डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन या कंडक्शन में किसी न किसी तरह की गड़बड़ हो रही है। इसलिए हर्ट से संबंधित बीमारियां, खासकर सीएडी के बारे में जो प्रायोरिटी इन्वेस्टिगेशन अपना होता है वो कौन सा होता है? ईसीजी। इसका मतलब करंट के फ्लो में कहीं ना कहीं कोई समस्या आ रही है।
तो ये मेरे हिसाब से क्लियर हो गया आपका टॉपिक, बता दिया मैंने। डीपोलराइजेशन क्या होता है, रीपोलराइजेशन क्या होता है, दो क्वेश्चनों का जवाब यहां आपको मिल गया। क्वेश्चन नंबर 1, डीपोलराइजेशन के लिए कौन सा आयन जिम्मेदार है, रीपोलराइजेशन के लिए कौन सा आयन जिम्मेदार है। डीपोलराइजेशन के लिए कौन सा आयन जिम्मेदार है, रीपोलराइजेशन के लिए कौन सा आयन जिम्मेदार है। उसके अलावा ईसीजी में ये इस तरह की वेव अपन को क्यों मिलती है, ईसीजी में इस तरह की वेव अपन को क्यों प्राप्त होती है, पी क्यू आर एस, तीन वेव क्यों मिलती हैं जब वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन होता है। तो ये टोटली क्लियर हो गया। तो यह है आपकी नॉर्मल ईसीजी कंप्लीट होती है। अब चूंकि ईसीजी अपन यहां पढ़ रहे हैं तो अपन एक टॉपिक और कंप्लीट कर लेते हैं, ईसीजी से हार्ट रेट किस तरीके से निकालते हैं। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आता है, ईसीजी दी हुई होती है और आपसे हार्ट रेट पूछा जाता है। तो कैलकुलेशन ऑफ हार्ट रेट बाय ईसीजी, कैलकुलेशन ऑफ हार्ट रेट बाय ईसीजी। देखें, ये मान के चलें कोई ईसीजी है, ये कोई ईसीजी है, इस तरीके से इसमें कॉलम बने। ये नॉर्मल रिदम के साथ चलने वाली ईसीजी है, इसमें कॉलम बने हुए हैं। आर वेव, आर वेव, आर वेव। अब ये ईसीजी आपके एग्जाम में आएगी और आपसे पूछा जाएगा इस ईसीजी को देखकर हार्ट रेट बताओ, इस ईसीजी को देखकर हार्ट रेट बताओ। तो हार्ट रेट की कैलकुलेशन आपको किस तरीके से करनी। देखें, सबसे पहले ईसीजी में आपको आर वेव को ढूंढना है। ये आर वेव मिल गई। सबसे पहले ईसीजी में आपने आर वेव को ढूंढा, फिर यहां से आगे बढ़ना है और दूसरी आर वेव को ढूंढना है। ये आर वेव मिल गई, ये दो आर वेव मिल गई। दोनों आर वेव को ढूंढने के बाद इनके बीच में कितने बड़े कॉलम हैं वो ढूंढने, इनके बीच में कितने बड़े कॉलम हैं वो ढूंढने हैं। एक बड़ा कॉलम, दो बड़ा कॉलम, तीन बड़े कॉलम। आर आर वेव के बीच में कितने बड़े कॉलम हैं वो ढूंढने हैं, 1 2 3। इसके बाद आपको 300 में भाग देना है जितने कॉलम आए। कितने कॉलम आ रहे हैं, 3, तो 300/3। इस इंसान की हार्ट रेट होंगी 100। इस ईसीजी के द्वारा कितनी हार्ट रेट निकाल ली आपने, 100। मेथड नंबर 1, ये पहला मेथड है। मेथड नंबर 2, अगर आप बड़े वाले कॉलम को नहीं गिन रहे हो तो इन बड़े वाले कॉलम के अंदर छोटे कॉलम भी हैं, आप छोटे वाले कॉलम को गिन सकते हैं। तो सबसे पहले तो आर वेव ही ढूंढनी है, सबसे पहले तो आर वेव ढूंढनी है। ये आर वेव मिली, फिर ये दूसरी आर वेव मिली। अब इनके बीच के कॉलम गिनने हैं, 5 5 5, टोटल कितने हो गए, 15। दो आर वेव के बीच में कितने कॉलम हो गए, 15। अब कैसे हार्ट रेट निकालेंगे, यदि छोटे कॉलम गिन रहे हो तो 1500 में भाग देना है। छोटे कॉलम गिन रहे हो तो 1500 में भाग देना है। 1500/15, आंसर आ गया 100। 1500/15, आंसर आ गया 100। दो सबसे सिंपल तरीके ईसीजी से हार्ट रेट निकालने के। तरीका नंबर 1, सबसे पहले आर वेव को ढूंढो, फिर उससे अगली आर वेव को ढूंढो, दोनों के बीच में बड़े वाले कॉलम गिनो और 300 का भाग दे दो।
मेथड नंबर 2, आर वेव को ढूंढो, फिर अगली आर वेव को ढूंढो, दोनों के बीच में छोटे कॉलम को गिनो, जितने छोटे कॉलम हैं उसका भाग 1500 में दे दो। अगर बड़े वाले कॉलम को गिन रहे हो तो 300 में भाग देना है, और छोटे वाले कॉलम को गिन रहे हो तो 1500 में भाग देना है। अब वास्तविक ईसीजी देख लें आप। इट इज द ईसीजी नंबर 1। देखें, ये पहली ईसीजी है, इसमें आप हार्ट रेट निकालें। तरीका नंबर 1, सबसे पहले आर वेव को देखना है। ये पर्टिकुलर, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, सबसे पहले आर वेव को देखना है। ये आर वेव मिल गई, पहली आर वेव। फिर अगली आर वेव को ढूंढो। ये पहली आर वेव मिल गई, ये दूसरी आर वेव मिल गई। दोनों के बीच में बड़े वाले कॉलम गिनो, दोनों के बीच में बड़े वाले कॉलम गिनो। तो देखो, क्लियर जो बड़े कॉलम है, 1 2 3 4 5। देखिए 5 से भी आगे बढ़ा हुआ है, और ये वाला, तो इनको मिलाएं तो ये एक कॉलम और हो गया एक्स्ट्रा 6। आर के बीच में कॉलम गिने आप। देखिए टोटल कॉलम आप गिनते हो तो 6 हो गए। बड़े कॉलम गिन रहे हो, 300 में भाग दे दो। 300/6, आंसर इज 50। आंसर क्या आया? 50। अगर छोटे कॉलम गिनते हो, यहां पर 5 10 15 20 25 और 30, छोटे कॉलम गिनते हो तो 1500 में भाग दे दो। 1500 में टोटल कॉलम है 30, आंसर आया 50। इस पहले वाली ईसीजी में हार्ट रेट आ रही है 50। पहले वाली ईसीजी में हार्ट रेट आ रही है 50। चलो दूसरे वाले ईसीजी को कैलकुलेट करो। दूसरी ईसीजी में कितने कॉलम है? देखें, शायद दिख रहा है आपको। यहां एक कॉलम, ये दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, पांचवा कॉलम। आर वेव को ढूंढा, फिर आर वेव को ढूंढा, दोनों के बीच में कॉलम गिने। कितने कॉलम हैं? 5। कितने में भाग देना है? बड़े कॉलम गिन रहे हो 300 में, 300/5, आंसर आया 60। छोटे गिनोगे तो कितने मिलेंगे? 30। कितने मिलेंगे? 30। और 1500 में 30 का भाग दोगे आप, सॉरी, छोटे गिनोगे तो ये मिलेंगे 25। 25 और 1500/25, आंसर फिर आया 60। पहली वाली ईसीजी में हार्ट रेट कितनी है? 50। दूसरी वाली ईसीजी में कितनी है? 60। तीसरी वाली को देखो। तीसरी वाली ईसीजी यहां से एक कॉलम, 2 3 4, 300/4, 75। 300/4, 75। अगली वाली ईसीजी को देख लो आप, में कॉलम गिने आप। ये वाली ईसीजी 1 2
300/3 आंसर आया 100। 300/3 आंसर आया 100। इसको देख लें आप, 1 2 आर के बीच में 2 कॉलम है, 300/2 150। इसको देख लें आप, एक ही कॉलम है, एक ही कॉलम है, 300/1 आंसर आया 300। यानी सिंपल सा फॉर्मूला हो गया। अगर बड़े वाले कॉलम गिनते हो, बड़े वाले कॉलम गिनते हो तो आपको कितने में भाग देना है? 300 में। और छोटे वाले गिनते हो तो 1500 में। आपके सामने क्लियर है। यहां पर कॉलम आ रहे थे 6, यहां पर 5, यहां 4, यहां 3, यहां 2, यहां 1, 300 में भाग देते रहे, हर्ट रेट अपने पास आ रही। इज दैट क्लियर? दूसरा एग्जाम्पल देख लो आप। यहां पर ये क्लियरली बताया गया है, हर्ट रेट निकाली है। सबसे पहले इसमें देखें आप, ये आर वेव मिली, ये आर वेव, ये दूसरी आर वेव। अब हर्ट रेट निकालनी है बड़े वाले कॉलम। देखें यहां से यहां 1, यहां से यहां 2, 3, 4, 5, यहां तक हो गया। देखिए 5 के अलावा ये कॉलम यहां कंप्लीट हो रहा है, तो एक तो ये हिस्सा बचा हुआ है, ये वाला, और एक ये, तो लगभग ये 5.5 हो गया। 5.5 हो गया। एग्जैक्ट 5.4 दर्शा रखा है, एग्जैक्ट 5.4 दर्शा रखा है। तो 300 में 5.5 कॉलम का भाग दे रहे हैं, 5.5 या 5.4। आंसर आया 55 बीट पर मिनट। लार्ज बॉक्स से आपने हर्ट रेट निकाली, स्मॉल से निकाल कर देख लो। ये आर वेव और ये आर वेव, काउंट कर लें आप। यहां 5 कॉलम, तो ये 5, ये 5, ये 5, ये 5, ये, उसके अलावा इस 5 के अलावा यहां से एक कॉलम ये और एक कॉलम ये। तो टोटल अपन बात करें 25, 26, 27। छोटे कॉलम गिने हैं तो 1500 में भाग देना है, तो 1500/27 आंसर आया 55.6, या बोले तो 56 बीट पर मिनट। इज दैट क्लियर? तो ये सिंपल सा फॉर्मूला हो गया। ध्यान रखने वाली बात यह है कि यह जो फॉर्मूला अपन अप्लाई करते हैं, यह जो फॉर्मूला अपन अप्लाई करते हैं वो तब अप्लाई करते हैं जब हार्ट बीट नॉर्मल हो। तब अप्लाई करते हैं अपन जब हार्ट बीट नॉर्मल हो। परंतु यदि हार्ट बीट नॉर्मल नहीं है तो, परंतु यदि हार्ट बीट नॉर्मल नहीं है तो इसके बाद अपन क्या करेंगे? फॉर एग्जाम्पल इस तरह की ईसीजी आपको दे दी, इस तरह की ईसीजी आपको दे दी, तब आप क्या करेंगे? देखिए इस कैलकुलेशन में अपन बात करें, जैसे यहां पर देखो आप, ये आर वेव, ये आर वेव, ये आर, ये आर, कॉलम गिनो 1 2 और ये 3, 1 2 3। इधर अपन बात करें, ये आर वेव, ये आर वेव, 1 2 3 और ये लगभग 4 या 3.5 मान लो, ये 3.5 है। इसका मतलब वहां तो 3 है, वहां 3.5 है। एग्जैक्ट तो नहीं है, एग्जैक्ट तो नहीं है। इसका मतलब यह है कि ये रेगुलर ईसीजी नहीं है, यह रेगुलर ईसीजी नहीं है। देखो इसको देख लो आप, 1, ये आर, ये आर, 1 2 3 और ये 4। इसका मतलब है इर्रेगुलर ईसीजी। तो यदि इर्रेगुलर ईसीजी आ जाए तो फिर कौन सा मेथड अपनाएंगे उसको जाने आप। कौन सा मेथड आप अप्लाई करेंगे? तो उसके लिए 2 मेथड अपन अप्लाई करते हैं। मेथड नंबर 1,
कि 10 सेकंड के लिए आप आर वेव गिनो। 10 सेकंड के लिए आप आर वेव गिनो। अब यहां आपका क्वेश्चन है कि सर 10 सेकंड कैसे गिने, हम तो जानते ही नहीं। सर जो पेपर आएगा उसमें यह नहीं आएगा, ये तो समझाने वाली ईसीजी में अपन ने लिखा हुआ, ये नहीं आएगा, ये ईसीजी आएगी। 10 सेकंड के लिए अपन को आर वेव गिननी। देखें, मुझे नहीं पता 10 सेकंड क्या है, बट मुझे यह पता है कि ये जो बड़ा वाला कॉलम है इसकी ड्यूरेशन 0.2 है, फिर ये बड़ा 0.2, 0.2, 0.2, 0.2, ये 5 कॉलम हो गए। अच्छा, एक कॉलम 0.2 का, तो 5 कॉलम कितने, 1 सेकंड के, 1 सेकंड के हो गए। ये 1 सेकंड यहां पूरा हुआ, 5 कॉलम गिन लिए अपन ने बड़े, 1 सेकंड। फिर अगले 5 कॉलम 2 सेकंड, फिर अगले 5 कॉलम 3 सेकंड, फिर अगले 5 कॉलम 4 सेकंड, ऐसे 5-5 कॉलम गिनते जाने। 5 बड़े कॉलम का मतलब 1 सेकंड। लास्ट लेक्चर में बता दिया है मैंने आपको, एक बड़े कॉलम 0.2 का एक बड़ा कॉलम है, तो 5 कॉलम कितने के हो गए, 1 सेकंड के। तो ऐसे 10 सेकंड तक देखना है आपको, क्योंकि हर एक में रिदम को एबनॉर्मल माने। 10 सेकंड तक देखना है। 10 सेकंड तक देखने में क्या चीज देखनी है आपको, 10 सेकंड में क्या चीज देखनी है आपको, आर वेव गिननी। कितनी आर वेव है, 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये आर वेव गिननी है। टोटल कितनी आर वेव दिख रही है 10 सेकंड में, 14 आर वेव कितनी दिख रही है, 14। कितनी देर के लिए गिना आपने, 10 सेकंड के लिए गिना। 10 सेकंड में कितनी आई, 14 आर वेव। अच्छा, चाहते कितनी सेकंड की हो, 1 मिनट। 1 मिनट का मतलब है 10 सेकंड में है 14, इसको 1 मिनट कैसे बनाए, 6 से गुणा करें। 10 गुणा 6 करेंगे तो 60 सेकंड हो जाएगा, और 60 सेकंड ही तो चाह रहे हैं अपन, 1 मिनट में हार्ट रेट गिनना चाह रहे हैं। तो 10 सेकंड में है 14, 10 सेकंड में है 14, तो 60 सेकंड में कितनी होगी। तो जो जितनी आर वेव आए, जितनी आर वेव आए उसको 6 से गुणा कर दो। जितनी आर वेव आए उसको 6 से गुणा कर दो। देखो ध्यान रखो, 10 सेकंड के लिए गिनोगे आप, 10 सेकंड के लिए गिनोगे, जितनी आर वेव आए उसको 6 से गुणा करना है, और 6 से गुणा करने पर आंसर क्या आएगा, 84। 6 से गुणा करने पर आंसर क्या आएगा, 84। तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर 84 आ रहा है, इस क्वेश्चन का आंसर 84 आ रहा है। और वैसे आप काउंट करो, जो अभी मेथड अपन ने लगाया था, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, 4 कॉलम हो रहे, 300/4, आंसर है 75। जबकि वास्तविक कितनी है यहां पर, हार्ट रेट 84, क्योंकि यह ईसीजी इर्रेगुलर है। तो इर्रेगुलर ईसीजी में आप यह मेथड काम में लेंगे। तो ईसीजी से हार्ट रेट काउंट करने का क्या तरीका है, इसको शुरू से समझें आप। ये शुरू से समझें, कैलकुलेशन ऑफ हार्ट रेट बाय ईसीजी। 300 वाला मेथड, काउंट द नंबर ऑफ लार्ज बॉक्सेज बिटवीन 2 सक्सेसिव आर वेव, 2 आर वेव के बीच में जितने भी बॉक्स हैं बड़े वाले वो गिनने हैं, एंड डिवाइड दिस नंबर, इसको डिवाइड करना है कितने में, 300 में, टू ऑब्टेन द हार्ट रेट। बड़े वाले कॉलम गिनोगे तो 300 में भाग देना है। सेम दूसरा मेथड, द 1500 मेथड, काउंट द नंबर ऑफ स्मॉल बॉक्सेज बिटवीन 2 आर वेव एंड डिवाइड दिस नंबर इनटू 1500। 1500 में इसको डिवाइड करना है, हार्ट रेट आ जाएगी। ध्यान रहे, ये दोनों मेथड केवल और केवल तब अप्लाई होंगे जब हार्ट रेट नॉर्मल है। सारी जगह आर आर इंटरवल बराबर है तो यह मेथड अप्लाई होगा। समझने के लिए, जैसे ये वाली ईसीजी है, यहां पर यहां भी बराबर, यहां भी बराबर, दोनों जगह बराबर है। देख लो इसको आप यहां पर काउंट करके देख लें आप, 1 कॉलम, 2, 3, 4, 5 और 6,
यहां भी काउंट करें, 1 2 3 4 5 6, यानी टोटल यहां बराबर चल रही है। तो रेगुलर ईसीजी में ये वाला मेथड आप काम में ले सकते हैं दोनों। परंतु यदि इर्रेगुलर ईसीजी है, इफ द हार्ट रेट इज इर्रेगुलर, तो काउंट द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, या केवल आर वेव, आर वेव को गिनो, पूरे क्यूआरएस की जरूरत नहीं, आर वेव को गिनो। ईसीजी कितने टाइम तक गिनना है? 10 सेकंड तक, 10 सेकंड तक गिनना है। और जितनी आर वेव आए उसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 6 से। क्योंकि सोचो, देखो आप 10 सेकंड तक गिनोगे, 10 सेकंड तक गिनोगे, जो भी आए, अपन को चाहिए कितनी? 60 सेकंड। तो 10 सेकंड में इतनी, तो 60 सेकंड में कितनी होगी? तो 6 से गुणा करना पड़ेगा। तो 10 सेकंड में जो आर वेव आती है उनको 60 से गुणा कर दो, हार्ट रेट आपके सामने होगी। अब यहां पर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है आपसे। क्वेश्चन यह है कि आप यहां क्वेश्चन पूछ सकते हो मुझसे, या पहले मैं पूछ रहा हूं, बहुत सारे साथियों के दिमाग में आ भी रहेगी, सर 300 क्यों लिया? 200 ले लेते, 200 ले लेते, 250 ले लेते, 1500 क्यों लिया? 1400 भी ले सकते थे, 1200 ले सकते। तो 300 क्यों? 1500 क्यों? अच्छा, यह तो समझ में आ रहा है कि 6 से गुणा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 10 सेकंड की निकाल रहे हैं ना भैया, और 10 सेकंड की निकालनी कितनी है? 60 सेकंड, 1 मिनट की, तो 6 से गुणा कर रहे हैं। तो यह तो मेरे हिसाब से क्लियर है। यहां 300 क्यों, यहां 1500 क्यों? तो उसका कारण जान लो आप। 300 वाला जो मेथड है, 300 में भाग अपन इसलिए दे रहे हैं कि एक जो बड़ा कॉलम है, एक जो बड़ा कॉलम है उसकी ड्यूरेशन है 0.2 सेकेंड। एक बड़ा कॉलम की ड्यूरेशन है 0.2। अगर इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं तो यह आता है 60 सेकेंड। और यही तो चाह रहे हैं अपन। हार्ट रेट कितनी देर की निकाल रहे हैं? 1 मिनट की। 1 मिनट का मतलब क्या होगा? 60 सेकेंड की। यानी जब 300 बड़े वाले कॉलम उस ईसीजी ग्राफ से गुजरते हैं तो 1 मिनट पूरा हो जाता है। 1 मिनट पूरा हो जाता है, इसलिए 300 लिया है। यहां 1500 क्यों लिया है? छोटे कॉलम गिन रहे हो, छोटे कॉलम गिन रहे हो। छोटे कॉलम की ड्यूरेशन लास्ट लेक्चर में बताई मैंने, 0.04। 0.04, इसको मल्टीप्लाई करो, आंसर आएगा 60 सेकंड। 60 सेकंड, यानी जब ईसीजी ग्राफ में 1500 छोटे कॉलम गुजर जाते हैं और सुई उसके ऊपर घूमती रहती है, इसका मतलब आप समझ लीजिए कि 1 मिनट पूरी हो गई। 1 मिनट पूरी हो गई। तो 300 ही क्यों लिए? क्योंकि बड़े वाले कॉलम की ड्यूरेशन है 0.2 और 60 सेकंड की अपन कैलकुलेशन कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? तो यदि ईसीजी नॉर्मल है, रेगुलर है, तो 300 या 1500 वाला मेथड काम में ले लो। इर्रेगुलर है तो फिर अपन मेथड काम में लेते हैं। 10 सेकंड तक की आर वेव को गिनो, जितनी आए उसको 6 से गुणा कर दो, जितनी आए उसको 6 से गुणा कर दो। तो ये आपने एग्जाम्पल देख ही लिए, ये मैंने आपको समझा ही दिए। क्या आंसर आ रहा था? ये पूरा का पूरा चार्ट क्लियर है ही। यहां पर कितने कितने बॉक्स आ रहे हैं वो आपको दर्शाए भी हुए हैं। और यदि आर वेव इर्रेगुलर है तो किस तरीके से काउंट करेंगे? 5 बड़े कॉलम 1 सेकंड पूरा, फिर अगले 5 बड़े 2 सेकंड, फिर अगले 5 3 सेकंड, ऐसे 10 सेकंड तक गिनना है। 10 सेकंड में फिर आर वेव गिननी है। आर वेव को गिनोगे, टोटल आ रही है 14। 14 गुणा 6, 6 से गुणा कर देना है तो आंसर आपके सामने हो। तो ये नॉर्मल ईसीजी, ईसीजी से हार्ट रेट निकालना, ये अपन ने सीख लिया। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। अब जैसे इस पर्टिकुलर पार्ट से मैं आपसे पूछूं कि भैया पीआर इंटरवल बताओ, इस ईसीजी में पीआर इंटरवल बताओ। इसमें पीआर इंटरवल बताओ। तो देखें कैसे निकालेंगे पीआर इंटरवल। यहां से मानना है, यहां से
यहां से मानना है और आर वेव ये जहां से शुरू हो रही है वहां से मानना है, और पी वेव चूंकि इसमें क्लियर नहीं आ रही है तो अपन यहां से मानेंगे, यहां से मानेंगे। जैसे ज्यादा क्लियर पिक्चर लें अपन, पी वेव क्लियर नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली ईसीजी है, इसमें आपसे कहा जाए पी आर इंटरवल निकालो, पी आर इंटरवल निकालो, तो देखो यहां से लेनी है ये पी यहां से लेनी है आर वेव जहां से शुरू होती है, आर वेव जहां से शुरू होती है। इनमें स्मॉल कॉलम गिनने, तो स्मॉल कॉलम यहां पर आ रहे हैं लगभग 3, 1 2 3। पी आर इंटरवल की बात कर रहे हैं तो यहां से देखो पी वेव स्टार्ट हो रही है, पी वेव से लेकर आर वेव के स्टार्ट होने तक कितने छोटे कॉलम आ रहे हैं? 3। कितने छोटे कॉलम आ रहे हैं? 3। एक छोटे कॉलम की ड्यूरेशन 0.04, गुणा करेंगे तो आंसर 0.12 सेकेंड, आंसर आएगा 0.12 सेकेंड। पी वेव के शुरू होने से आर वेव के शुरू होने तक का अंतराल आपको फाइंड आउट करना है। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से ईसीजी से आप पी आर इंटरवल भी निकाल सकते हैं। तो ये आपके दोनों टॉपिक क्लियर हो गए। डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन क्या होता है, किस तरीके से ग्राफ चलता है, कौन से आयन का रोल होता है, ईसीजी से हार्ट रेट किस तरीके से निकालोगे आप। रेगुलर है तो 300-1500 वाला मेथड लगा लो, इर्रेगुलर है तो 10 सेकंड में आर वेव को गिन के और 6 से उनको मल्टीप्लाई करना। इज दैट क्लियर? ये रेगुलर ईसीजी की बात हो गई और ये इर्रेगुलर ईसीजी की बात हो। तो ये ईसीजी में बनने वाले सिंपल क्वेश्चन क्लियर होते हैं। अभी ऐसा नहीं ईसीजी कंप्लीट हो गई, सीएडी में ईसीजी में क्या क्या परिवर्तन आता है वो आगे डिसऑर्डर में अपन डील करेंगे। और जो हार्ट ब्लॉक वाला पार्ट है या डिसरिथमिया वाला एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है, उसमें क्या परिवर्तन आता है, किस तरह की ईसीजी मिलती है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है जो ईसीजी पर आते हैं। तो आने वाले मेडिकल सर्जिकल पढ़ेंगे तो फिर से अपन ईसीजी को दोबारा से पढ़ेंगे। एबनॉर्मल ईसीजी यहां पर अभी अपन ने डिस्कस किया था, नॉर्मल ईसीजी एबनॉर्मल है तो क्यों होती है और क्या उसके अंदर परिवर्तन आते हैं। तो आई थिंक क्लियर हो गए। तो ये पहला टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। शुरुआत में मैंने आपको इंट्रोडक्शन पढ़ा दिया, इसके बाद हार्ट को अपन ने 5 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ना है। में पहला पार्ट कंप्लीट हो चुका है जिसका नाम है कंडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन हार्ट। अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे कार्डियक साइकिल, एक हार्ट बीट, देन हार्ट साउंड, देन कार्डियक आउटपुट, देन ब्लड प्रेशर। तो नेक्स्ट लेक्चर से अपन अगला टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा कार्डियक साइकिल। तो आज के अभी के लिए इतना ही। आप साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल।